सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल इंग्लिश ट्यूटोरियल्स आशीष सर को और इस बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप पा सकें हमारे चैनल की लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से। 12 मार्च का एडिटोरियल सेशन हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। इसका पीडीएफ सेंड कर दिया गया है टेलीग्राम पर। टेलीग्राम अगर आप तक नहीं जुड़े हैं आप तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पर जाइए, क्लिक कीजिए, रिडायरेक्ट हो जाएंगे उस पेज पे, जुड़ जाएंगे टेलीग्राम से। वहाँ पर आपको इसका पीडीएफ दे दिया गया है। पीडीएफ पहले सेंड करने का एक ही उद्देश्य है कि पहले कुछ आप पढ़ लें और फिर से जब मैं पढ़ाऊँ तो उस समय आप देखेंगे तो डेफिनेटली आपको समझ में आएगा। 100 पेपर्स का जो वीडियो सेट है जो हमने लॉन्च किया हुआ है हमारी ऐप आशीष क्लासेस पर। अगर अब तक आपने बाई नहीं किया है तो वो बाई कर लीजिए, क्योंकि यदि आपने इंग्लिश का प्रिपरेशन किया है, प्रैक्टिस नहीं की है, तो फिर आपका स्कोर जो आपका एक्सपेक्टेड लेवल है वहाँ तक नहीं जाता है। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, भरपूर प्रैक्टिस करनी है, तो वो एक साधन हमने प्रोवाइड करवाया हुआ है हमारी ऐप आशीष क्लासेस, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उस लिंक पर जाइएगा तो पहले तो आपको काम करना है कि उस ऐप को डाउनलोड करना है। ऐप डाउनलोड करने के बाद में आप देखेंगे कि बहुत सारी वहाँ पे ऐसे फीचर्स भी हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, जैसे कि एडिटोरियल वहाँ से देखा जा सकता है। साथ ही बहुत सारे क्विजेज वहाँ पर दे रखे हैं, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड्स, ईडियम्स एंड फ्रेजेस, क्लॉज टेस्ट, कॉमन एरर्स, वो भी वहाँ पे अटेम्प्ट किए जा सकते हैं। और जो भी कोर्सेज हम आगे लॉन्च करने वाले हैं, जैसे कि बैंकिंग के लिए जल्द ही हम एक कोर्स प्रीवियस ईयर पेपर का लॉन्च करेंगे, वहीं से एक्सेस होगा। ग्रामर का जो कोर्स होगा वो भी वहीं से एक्सेस होगा। हाल फिलहाल एक कोर्स वहाँ पर है 100 पेपर सेट्स एसएससी सीजीएल के लिए, जिसमें 30 पेपर्स अब तक अपलोड किए जा चुके हैं। 10 पेपर वहाँ पर सीपीयूएसआई के हैं, 20 पेपर सीजीएल प्रीलिम्स के हैं। ये प्रीलिम्स के पेपर्स की सीरीज है जिसमें 70 और पेपर्स हैं, जिसमें एसएससी सीजीएल प्रीलिम्स के 70 पेपर्स और अपलोड किए जाएंगे। जिन बच्चों का आज सीपीओ का एग्जाम है उन सभी को अग्रिम शुभकामनाएं कि आप एग्जाम में अच्छा करें। और निश्चित रूप से ये वीडियो जो प्रोवाइड हम करवा रहे हैं बहुत ही फ्रूटफुल होने वाले हैं। सेशन को हम स्टार्ट करें। नोटबुक लेके बैठिए, जो भी आपको नई चीज़ मिले उसको नोट करते चलिए, क्योंकि वोकैबुलरी अगर आप नोट नहीं करेंगे, स्किप करेंगे, तो शायद एडिटोरियल जिस प्रकार से आप समझना चाहते हैं वो समझ नहीं पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं ये सेशन। अ प्रॉमिस टू लिव बाई, ये हेडलाइन आपको दे रखी है। लिव बाई का मतलब होता है किसी के अनुसार जीना, टू लिव इन अकॉर्डेंस विद, किसी चीज़ के अनुसार जीना। तो एक प्रॉमिस है, एक वादा है टू लिव बाई, तो एक प्रॉमिस के सहारे जीने की बात यहाँ पे कर रखी है। प्रॉमिस टू लिव बाई है, एक वादा है कि इसके अनुसार जीना है, इसकी बात कर रखी है। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज मस्ट बी माइंडफुल। माइंडफुल एक वर्ड यहाँ पे, माइंडफुल का मतलब होता है अवेयर होना। क्या मतलब है? अवेयर। एक आगे वर्ड है कोर। कोर का मतलब सेंट्रल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक वर्ड है इनविगोरेट। इनविगोरेट का मतलब है गिव स्ट्रेंथ और एनर्जी टू, ऊर्जावान बनाना है या स्ट्रेंथ देना है, मजबूती देना है। तो ये कह रहा है कि ऑल पॉलिटिकल पार्टीज मस्ट बी माइंडफुल। जितनी भी राजनीतिक पार्टीज हैं उन सभी को सचेत रहना चाहिए उन महत्वपूर्ण मूल्यों के बारे में। वो महत्वपूर्ण मूल्य जो कि भारतीय लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करते हैं, वो महत्वपूर्ण मूल्य जो भारतीय लोकतंत्र को एक नई ऊर्जा प्रदान करते हैं, ऊर्जा का संचार करते हैं। दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, तो सीधी बात है कि इससे पहले वाला वर्ड देखकर ही हम वर्ब को डिसाइड करेंगे। तो पहले वाला वर्ड वैल्यूज़ है जो कि प्लूरल है, इसी कारण से यहाँ पे इनविगोरेट जो शब्द है वो प्लूरल है। एज द काउंटडाउन फॉर इलेक्शंस टू द 17th लोकसभा बिगिंस, जैसे ही काउंटडाउन शुरू हुआ 17वीं लोकसभा चुनाव के लिए, कि 17वां लोकसभा चुनाव है, ये करंट अफेयर का प्रश्न आपका बनता है। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी हैज ए चांस टू री इमेजिन इटसेल्फ, तो विश्व के सबसे बड़ा लोकतंत्र जो है, मतलब भारत, हमारा देश जो है, उसके पास एक अवसर है अपने आप को फिर से कल्पना में ढालने का। एक जो कल्पना आपने कर रखी है मस्तिष्क में कि एक आदर्श सरकार, एक आदर्श लोकतंत्र ये हो सकता है, तो वो आप फिर से इमेजिन कर सकते हैं, फिर से अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। एक फिर से अवसर है। ओवर द लास्ट 16 जनरल इलेक्शंस, जो पिछले 16 आम चुनाव हुए हैं, एंड न्यूमरस इलेक्शंस, न्यूमरस अनगिनत को बोलते हैं, काउंटलेस को बोलते हैं। इसके बाद आने वाली नाउन हमेशा प्लूरल होती है, इसी कारण से इलेक्शंस है एट लोअर लेवल्स। तो पिछले जो 16 आम चुनाव हैं और जो अनगिनत इलेक्शन हुए हैं निचले लेवल पर भी, मतलब जैसे उपचुनाव मान लीजिए, विधानसभा चुनाव मान लीजिए, द रेजोल्यूट ट्रस्ट, तो जो एक रेजोल्यूट ट्रस्ट है, एक दृढ़ विश्वास है
दैट द फाउंडिंग फादर्स ऑफ द रिपब्लिक, जो कि हमारे गणतंत्र के जो फाउंडिंग फादर्स हैं, संस्थापक हैं, उन्होंने पुट किया है इन द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम, संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली में, हैज़ बीन सब्सटेंशियली प्रूवन वाइज, वो महत्वपूर्ण तरीके से एक बुद्धिमानीपूर्ण, विवेकशील, विवेकपूर्ण सिद्ध हुआ है। सब्सटेंशियली का मतलब होता है महत्वपूर्ण। मैं रिपीट करता हूँ, कहाँ से आपको उठाना है, आपको उठाना है इस तरीके से, द रेजोल्यूट ट्रस्ट, ये रेजोल्यूट ट्रस्ट का संबंध है वो इस पुट से है। तो रेजोल्यूट ट्रस्ट, वो रेजोल्यूट ट्रस्ट जो कि हमारे फाउंडिंग फादर्स जो है रिपब्लिक के, उन्होंने पुट किया है, किसमें पुट किया है, संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली में। ये जो ट्रस्ट था, ये जो एक तरीका था फाउंडिंग फादर्स के द्वारा जो अपनाया गया था, वो सब्सटेंशियली प्रूवन वाइज, वो महत्वपूर्ण तरीके से बुद्धिमानीपूर्ण कदम साबित हुआ। इंडिया डिड मेक, देखिए डू डज डिड का प्रयोग मैन वर्ब से पहले हम जनरली नहीं करते हैं, तभी करते हैं जब आपको नेगेटिव बनाना होता है, लेकिन जब भी करते हैं इसका मतलब उसको इम्फेसाइज करने के लिए करते हैं कि ऐसा होता तो था, ऐसा हुआ तो था। इस प्रकार के सेंस को देने के लिए आप डू डज डिड का प्रयोग जो है वो मैन वर्ब से पहले कर सकते हैं। तो इंडिया डिड मेक सम डेंजरस टर्न्स, भारत ने कुछ खतरनाक तब्दीलियां तो की थी, एंड शो साइंस ऑफ फ्रेजिलिटी, और कुछ कमजोरी के लक्षण या संकेत भी दिखाए थे। फ्रेजिलिटी जो होता है, फ्रेजाइल का मतलब पता ही है आपको, नाजुक को बोलते हैं, तो यहाँ पे नाजुकता, तो नाजुकता जो प्रतीक है वो मतलब जिसमें स्ट्रेंथ ना हो। स्पेशली ड्यूरिंग द इमरजेंसी इन द 1970s, और लोकतंत्र का जो दौर था, विशेषतः 1970 के समय, जो आपातकाल का समय था, उसमें ऐसा देखने को मिला। लेकिन इन द लॉन्ग टर्म, लेकिन अगर लंबे समय की बात की जाए, उसके बाद के समय की बात की जाए, तो इट एक्सपेंडेड द स्कोप। इस एक्सपेंड का मतलब बढ़ाना होता है, विस्तार देना होता है। तो भारत ने अपने लोकतंत्र के जो स्कोप है उसको एक्सपेंड किया। थ्रू, किसके द्वारा किया? थ्रू जो है एक ऐसा प्रेपोजिशन है जो हमेशा मीडियम से पहले लगता है, जिस माध्यम से आपने काम किया उस माध्यम से पहले लगता है। किस प्रकार से किया? थ्रू वाइडनिंग रिप्रेजेंटेशन। तो एक माध्यम उसमें यूज किया गया रिप्रेजेंटेशन को वाइड करते हुए। रिप्रेजेंटेशन का मतलब है किसी और की एवज में सामने आना, तो रिप्रेजेंटेशन कहलाता है। उसके जरिए डिवोल्यूशन ऑफ पावर, डिवोल्यूशन का मतलब ट्रांसफर कह दीजिए, सत्ता का हस्तांतरण जो कि निचले लेवल पर कर दिया जाता है, जिम्मेदारी को नीचे सौंप दिया जाता है, उसको बोलते हैं डिवोल्यूशन। डिवोल्यूशन ऑफ पावर के द्वारा, एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, और संसाधनों के पुनः वितरण के द्वारा। रिसोर्सेज संसाधन, रीडिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन वितरण, रीडिस्ट्रीब्यूशन पुनर्वितरण। दिस इज नॉट टू ओवरलुक द वेरियस मेलोडीज। लेकिन ये जो चीज है, ओवरलुक का मतलब होता है अनदेखी करना, ये इसलिए नहीं है कि हम अनदेखी कर दें। द वेरियस मेलोडीज, विभिन्न व्याधियों की, बीमारी की या तकलीफों की। मेलोडीज का मतलब व्याधि, बीमारी, तकलीफ। दैट हैव एफ्लिक्टेड, वो व्याधि, वो बीमारियां, वो तकलीफें जिन्होंने देश को एफ्लिक्ट किया है। एफ्लिक्ट का मतलब सफ़र करवाया है, जिसने देश को पीड़ित करवाया है, भारत के लोकतंत्र को पीड़ित करवाया है। सच एज डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन्स, वो मेलोडीज कौन कौन सी हैं उसका आगे वर्णन दिया गया है। जैसे कि डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन्स है। डिसइंफॉर्मेशन का मतलब है फॉल्स इन्फॉर्मेशन देना ताकि लोगों को धोखा दिया जा सके, गलत सूचना देने का अभियान, करप्शन, भ्रष्टाचार, डिसएनफ्रेंचाइजमेंट ऑफ द वीकर सेक्शन सोसाइटी, और समाज का जो कमजोर तबका है उसका डिसएनफ्रेंचाइजमेंट। डिसएनफ्रेंचाइजमेंट का मतलब होता है कि किसी को अधिकारों से वंचित रखने का प्रोसेस, और निचले तबके को उनके अधिकारों से वंचित रखने का तरीका है, उसके ये जो व्याधियां हैं उनका चर्चा हम कर रहे हैं। द कोरोडिंग इन्फ्लुएंस ऑफ मनी। कोरोडिंग का मतलब होता है क्षय होना, कमजोर करना, और जो पैसों का प्रभाव है, कोरोड करना करते हुए, वीक करते हुए वो प्रभाव। एंड मसल पावर इन इलेक्शन, और चुनावों में जो बाहुबल है, मसल पावर बाहुबल है। एंड डिवाइजिव मेजोरिटेरियन टेंडेंसीज, और डिवाइजिव मतलब बांट देने वाली, और बांटने वाली जो मेजोरिटेरियन टेंडेंसी है कि मेजोरिटी के हिसाब से अलग अलग तबकों में बांटने की जो प्रोसेस है, ये सब मेलोडीज की बात की गई है। वाइल द रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर ऑफ इंस्टीट्यूशंस हैज इन जनरल इम्प्रूव्ड, जहां जो रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर जो है इंस्टीट्यूशंस का, संस्थानों का रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर है, प्रतिनिधि का जो एक चरित्र है, हैज इन जनरल इम्प्रूव्ड, वो सामान्यतया इम्प्रूव हुआ है, वो आम तौर पर इम्प्रूव हुआ है। तो देखिए वाइल लग गया है, इसका मतलब एक स्टेटमेंट पूरा हो गया। अब दूसरे स्टेटमेंट बात कर रहे हैं, वो नेगेटिव आएगा। अब जो कि ये पॉजिटिव अगर हो गया है, इंप्रूव हुआ है, तो आगे कुछ नेगेटिव चलेगा। वीमेन एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज, तो महिलाएं और धार्मिक जो अल्पसंख्यक हैं, आर अलार्मिंगली अंडर रिप्रेजेंटेड, वो अभी भी
रिप्रेजेंट नहीं है, अंडर रिप्रेजेंटेड है। अलार्मिंगली का मतलब है ये एक चिंता की बात है, ये एक संकट की बात है, ये एक चेतावनी की बात है। तो जहाँ रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर जो है इंस्टीट्यूशंस का वो इम्प्रूव हुआ है, लेकिन महिलाएं और जो धार्मिक रूप से अल्पसंख्यक ग्रुप हैं, समुदाय हैं, वो अभी भी अंडर रिप्रेजेंटेड हैं, वो अपने आप को सामने लेकर नहीं आ पाए हैं। द एक्सरसाइज ऑफ इलेक्शंस इटसेल्फ इज ए मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड फॉर ऑल इंडियंस। चुनाव होना जो है, चुनाव की जो एक्सरसाइज है, चुनाव की जो प्रणाली है, वो अपने आप में ही सभी भारतीयों के लिए एक बहुत बड़े गर्व की बात है। The Election Commission of India has over the decades evolved itself into a fine institution and plays a crucial role in the sustenance of democracy. Sustenance का मतलब लिख लीजिए, sustenance का मतलब सर्वाइव करना कह दीजिए, कंटिन्यू करना कह सकते हो। इवोल्व का मतलब विकसित करना है, डेवलप करना है। तो द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत का जो चुनाव आयोग है, हैज़ ओवर द डिकेड्स, वो इन दशकों के अंदर, काफ़ी दशकों से इवोल्व इटसेल्फ, अपने आप को इसने इवोल्व किया है, विकसित किया है, इनटू ए फाइन इंस्टीट्यूशन, एक अच्छा संस्थान बनकर उभरा है। एंड प्लेज अ वाइटल, एक क्रिटिकल रोल, और एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है इन द सस्टेनेंस ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र को चलाने में। इट्स एफर्ट्स टू इंक्रीज वोटर पार्टिसिपेशन, इसका जो प्रयास है कि मतदाताओं की भूमिका, मतदाताओं का पार्टिसिपेशन जो है वो बढ़ाया जाए थ्रू ए सीरीज ऑफ स्मॉल स्टेप्स, छोटे छोटे कदमों की श्रृंखला के द्वारा। मैंने फिर बताया कि थ्रू जो है वो एक ऐसा प्रेपोजिशन है जो मीडियम से पहले लगेगा, तो किस तरीके से बढ़ाया जाए वो तरीका बता रखा है। सीरीज ऑफ स्मॉल स्टेप्स ओवर द ईयर्स, वर्षों में, साल दर साल, इंक्लूडिंग द यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स। और ये कैसे किया गया है, उसमें कुछ तरीके जो बताए हैं, स्मॉल स्टेप्स बताए हैं। उसमें एक स्टेप ये था कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिसको हम ईवीएम कहते हैं, उनके प्रयोगों को बढ़ाकर हैव बीन प्रेजवर्दी, ये सब प्रशंसा के योग्य रहे हैं। ये चुनाव आयोग के द्वारा वो कदम लिए गए हैं जिसमें मतदाता अधिक से अधिक संख्या में वोट देकर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें, लोकतंत्र के निर्माण में भागीदारी निभा सके। प्रेजवर्दी का मतलब होता है प्रशंसा के योग्य। दोस्तों लाइक जरूर करते रहिएगा, खूब लाइक कीजिए, क्योंकि आपको तो कोई नुकसान है नहीं लाइक करने में। आप लाइक नहीं करते हैं, लाइक कर दीजिए। बहुत सारा शेयर कीजिए ताकि चैनल पर अधिकाधिक लोग जुड़ें, समझें कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए कैसे एडिटोरियल पढ़ना है। द वल्नरेबिलिटीज ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी हैव बीन प्रोनाउंस्ड इन द लास्ट 5 years। वल्नरेबिलिटी का मतलब होता है कमजोरी, वल्नरेबिलिटी का मतलब कमजोरी। तो भारतीय लोकतंत्र की जो कमजोरियां हैं, हैव बीन प्रोनाउंस्ड इन द लास्ट 5 years, वो पिछले 5 सालों में उसको घोषित किया गया है। प्रोनाउंस का मतलब है प्रोक्लेम करना, घोषणा करना, किसी चीज़ को डिक्लेयर करना। तो भारतीय लोकतंत्र की जो कमजोरियां हैं वो पिछले 5 सालों में बता दी गई हैं। एंड सम ऑफ इट्स लॉन्ग टर्म गेन्स हैव बीन अंडरमाइंड, और जो कुछ इसके लंबे समय अवधि के अंदर मिलने वाले लाभ हैं, गेन्स का मतलब प्रॉफिट होता है, हैव बीन अंडरमाइंड, उनको कमजोर किया गया है। अंडरमाइन बहुत बार बता दिया गया है एडिटोरियल में। अंडरमाइन का मतलब वीकन होता है, WEAKEN, वीकन, कमजोर कर देना, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। देयरफॉर दिस इलेक्शन इज मोर देन एन एक्सरसाइज टू इलेक्ट ए न्यू गवर्नमेंट। इसलिए ये जो इलेक्शन है वो कुछ एक्सरसाइज, इस एक्सरसाइज से अधिक है, एक नई सरकार चुनने के लिए जो एक्सरसाइज होती है उससे भी थोड़ा सा अधिक इंपॉर्टेंस रखता है। दिस शुड बी एन ओकेजन टू रीइटरेट, रीइटरेट भी बहुत बार आ गया है, और निश्चित रूप से आप में से बहुतों को इसका वर्ड का मीनिंग पता होगा। रिइटरेट का मतलब होता है रिपीट करना। क्या मतलब होता है? रिपीट करना, दोहराना। तो दिस शुड बी ऑल्सो एन ओकेजन टू रीइटरेट, ये एक अवसर भी होना चाहिए, एक अवसर होना चाहिए दोहराने का। एंड री एनफोर्स का मतलब है स्ट्रेंथन करने का, मजबूत करने का। इंडियन डेमोक्रेसीज कोर वैल्यूज, भारतीय लोकतंत्र की जो मुख्य मूल्य हैं उनको स्ट्रेंथन करने का समय है। इट्स रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर, इसका जो रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर है, काफी बच्चों को समझ नहीं आया वो ये कैरेक्टर क्या है। देखिए लोकतंत्र में सीधा सा है कि रिप्रेजेंटेटिव ही सामने, क्योंकि हमने किसी को वोट दिया, वो हमारा प्रतिनिधि बनकर हमारी ओर से बातें रखता है संसद में, उसी को बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर। तो इसका जो ये कैरेक्टर है, एंड इट्स प्रॉमिस्ड ऑफ ए कांस्टेंट रेजुविनेशन ऑफ द कलेक्टिव स्पिरिट, और जो इसका प्रॉमिस है कांस्टेंट रेजुविनेशन का मतलब है फिर से सक्रिय हो जाना, ऊर्जावान बन जाना। कलेक्टिव स्पिरिट का समूहात्मक रूप से, जो एक सामूहिक रूप से एक अच्छी स्पिरिट से, अच्छे जोश से
कॉन्स्टेंट रेजुविनेशन के सहारे। मैं रिपीट करता हूं, दिस शुड ऑल्सो बी एन ओकेजन टू रीइटरेट, ये एक अवसर होना चाहिए दोहराने का, स्ट्रेंथन करने का भारतीय लोकतंत्र के मुख्य मूल्यों को, इट्स रिप्रेजेंटेटिव करेक्टर, इसके जो रिप्रेजेंटेटिव करेक्टर को, और इसका जो एक वादा होता है कि भाई हम कांस्टेंट रेजुविनेशन के सहारे, हम लगातार नियमित रूप से एक सक्रियता के सहारे कलेक्टिव स्पिरिट की सक्रियता हम दिखाएंगे, ये एक ओकेजन है ऐसा करने का। द ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया has announced a series of fresh measures to strengthen the integrity of the electoral process। इंटीग्रिटी का मतलब आप सत्यनिष्ठा कह दीजिए, ईमानदारी कह दीजिए, कर्ब का मतलब कंट्रोल करना होता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है अ सीरीज ऑफ फ्रेश मेजर्स, एक श्रृंखला अनाउंस की है नए नए कदमों की, नए स्टेप्स की। किस लिए? टू स्ट्रेंथन द इंटीग्रिटी ऑफ द इलेक्टोरल प्रोसेस, कि चुनावी जो प्रोसेस है उसकी सत्यनिष्ठा को मजबूत करने के लिए, उसकी ईमानदारी को मजबूत करने के लिए, अनकर्ब सम रैपिडली ग्रोइंग हैजार्ड्स, और जो बहुत तेज गति से बढ़ते हुए खतरे हैं उनको रोकने के लिए, हैजार्ड्स का मतलब खतरे, सच एज द स्प्रेड ऑफ फॉल्सहुड्स, जैसे कि कुछ फॉल्सहुड का फैलना, फॉल्सहुड का मतलब कोई गलत काम है, झूठी चीज़ें हैं, एम्ड एट क्रिएटिंग सोशल पोलराइजेशन, जिनका उद्देश्य क्या होता है, एम के साथ एट है और एट प्रपोजिशन है, ING है, उसका उद्देश्य होता है सोशल पोलराइजेशन, समाज को अलग अलग भागों में बांट देना। पोलराइज का मतलब है तोड़ना, बांटना। फॉर कंसोलिडेशन ऑफ वोट्स, और ये क्यों बांटते हैं नेता लोग समाज को? अपने वोट बैंक को कंसोलिडेट करने के लिए, अपने वोट बैंक को सुदृढ़ करने के लिए। कंसोलिडेशन का मतलब क्या है? सुदृढ़ीकरण। मेजर सच एज बेटर मॉनिटरिंग ऑफ सोशल मीडिया कैंपेन्स, तो ये जो कदम हैं, जो स्टेप्स हैं, जैसे कि बेटर मॉनिटरिंग का मतलब निरीक्षण करना होता है कि अधिक अच्छे तरीके से सोशल मीडिया कैंपेन्स को मॉनिटर किया जाए, बहुत अच्छे तरीके से। सोशल मीडिया कैंपेन्स मतलब फेसबुक पर एडवर्टीजमेंट चल रहा है, व्हाट्सएप पर चल रहा है, इन सब कैंपेनिंग्स को, इन सब अभियानों को अच्छे तरीके से मॉनिटर किया जाए। वाइल स्टेप्स इन द राइट डायरेक्शन, सही दिशा में कदम चलते हुए, आर नॉट इन देमसेल्व्स एडिकेट टू डील विद द चैलेंजेस ऑफ दीज टाइम्स। तो देखिए थोड़ा सा और बताता हूं मैं आगे शुरू से आपको। मेजर सच एज बेटर मॉनिटरिंग ऑफ सोशल मीडिया कैंपेन्स, कुछ जो स्टेप्स हैं जैसे कि अच्छी तरीके से मॉनिटरिंग की जाए सोशल मीडिया कैंपेन्स की। वाइल स्टेप्स इन द राइट डायरेक्शन, जहां जो सही दिशा में जो कदम है, स्टेप्स हैं, आर नॉट इन देमसेल्व्स एडिकेट, वो अपने आप में पर्याप्त नहीं है। एडिकेट का मतलब क्या है? पर्याप्त होना। टू डील विद द चैलेंजेस ऑफ दीज टाइम्स, कि इस समय आने वाली चुनौतियां हैं उसको टैकल करने में, उसको डील करने में ये जो कदम हैं वो कारगर नहीं है, अपने आप में पर्याप्त नहीं है। डील के साथ में विद का प्रयोग करते हैं जब आगे आपको वो चीज नहीं दे रखी जिसका व्यापार करना है। अगर बिजनेस की बात करते हैं, इस चीज का व्यापार करने की बात करते हैं, तो वहां पे इन लगता है। द स्टेक्स आर हाई, स्टेक का मतलब खतरे मान लीजिए, जो रिस्क हैं वो ज्यादा हैं। फॉर ऑल कंटेंडर्स दिस ईयर, जितने प्रतिभागी हैं, कंटेंडर्स प्रतिभागी चुनाव में जो उतरे हैं, मैदान में उतरेंगे, उन सभी के लिए। एंड इंडियन पॉलिटिक्स हैज रीच्ड ए लेवल ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस, और भारतीय जो राजनीति है वो एक प्रतिस्पर्धा के लेवल पर पहुंच चुकी है। वेयर ग्राउंड रूल्स ऑफ एंगेजमेंट आर रूटीनली डिसरिगार्डेड, जहां ग्राउंड रूल जो हैं, जो एक मौलिक नियम होते हैं एंगेजमेंट के, उसमें लिप्त होने के, लगे रहने के, आर रूटीनली डिसरिगार्डेड, उनको नियमित रूप से डिसरिगार्ड किया जाता है, अपमानित किया जाता है। डिसरिगार्ड का मतलब अपमानित करना। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हु रोड टू पावर इन 2014 ऑन द एजेंडा ऑफ मटीरियल प्रोग्रेस थ्रू हिंदुत्व, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि सत्ता में आए थे 2014 में, उनका एजेंडा था मटीरियल प्रोग्रेस होगी, सुख सुविधाएं बढ़ेंगी। सीधी सी मटेरियल का मतलब ही है भौतिकता, तो सुख सुविधाएं बढ़ेंगी किसके द्वारा? और थ्रू हिंदुत्व, हिंदुत्व के माध्यम से। हैज़ टू डिफेंड हिज रेन, अब उन्हें अपना ये जो शासन है, ये जो रूल है, ये भी सत्ता है, बचानी है, डिफेंड करनी है, तो सी के सेकंड टर्म, ताकि उनको दोबारा कार्यकाल मिले, फिर से सेकंड टर्म में आने के लिए, फिर प्रधानमंत्री बनने के लिए उन्हें ऐसा करना पड़ेगा। हिज ओपोनेंट्स सेंस एन एग्जिस्टेंशियल डेंजर, उनके जो ओपोनेंट्स हैं, उनका जो विरोधी दल है, विरोधी खेमा है, वो भांप चुका है एन एग्जिस्टेंशियल डेंजर, जो अभी खतरा है उसको भांप लिया है फ्रॉम हिम, उनसे जो खतरा है, नरेंद्र मोदी जी से जो खतरा है। आर ट्राइंग टू मोबिलाइज दोज लेफ्ट बिहाइंड,
वो प्रयास क्या कर रहे हैं, वो ओपोनेंट्स क्या प्रयास कर रहे हैं, वो मोबिलाइज करने का प्रयास कर रहे हैं दोज लेफ्ट बिहाइंड, जिन्हें पीछे छोड़ दिया गया है, जिन नेताओं की अनदेखी की गई है उनको मोबिलाइज करने का प्रयास है, अपनी ओर लाने का प्रयास है। और हु फील डिसएम्पावर्ड बाय हिज गवर्नेंस, और जिन पार्टीज को, जिन ओपोनेंट्स को डिसएम्पावर्ड किया गया है, जिनको जो पहले शक्तिशाली थे अभी उनके पास पावर नहीं रहा है, तो उन सब को ध्यान में रखते विरोधी खेमा केवल उन्हीं पर अटैक कर रहा है, उन्हीं को अपने साथ जोड़ रहा है ताकि उनके साथ ये लड़ाई लड़ी जा सके। वाइल फर्दरिंग इन इंडिविजुअल इंटरेस्ट, वाइल फर्दरिंग इंडिविजुअल इंटरेस्ट, तो जो निजी हित हैं उनको आगे बढ़ाते हुए ऑल पार्टीज मस्ट रियलाइज, सभी पार्टीज को ये रियलाइज करना पड़ेगा द डेमोक्रेसी इटसेल्फ इज एट स्टैक, कि लोकतंत्र खुद खतरे में है। इफ द कैंपेन इज मेड एट कम्युनल पोलराइजेशन, यदि ये चुनावी अभियान जो है अगर समुदाय के पोलराइजेशन पर आधारित है, किसी कम्युनिटी विशेष के बांटने पर आधारित है, तो लोकतंत्र खतरे में है। दो द प्रॉमिस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी हैज नॉट बीन फुली रियलाइज्ड, यद्यपि जो प्रॉमिस है, वादा है भारतीय लोकतंत्र का, उसको पूर्णतया सही तरीके से रियलाइज नहीं किया गया है। वोटर्स हैव रिमेन्ड कमिटेड टू इट, जो मतदाता लोग हैं वो इसके प्रति कमिटेड रहे हैं। दे टर्न अप इन लार्ज नंबर्स, क्योंकि मतदाता जो हैं बहुत बड़ी संख्या में आते हैं। अपीयर होने को बोल सकते हैं, टर्न अप का मतलब है ना, प्रविष्ट होने को कह सकते हैं, सामने आने को बोल सकते हैं। टू वोट, वोट देने के लिए। एंड कंसीडर द वेरी फैक्ट एक्ट ऑफ वोटिंग एज एम्पावरमेंट, और जो वोट देने का जो प्रोसेस है उसको वो मानते भी हैं कि यही एम्पावरमेंट का प्रोसेस है, यही किसी रिप्रेजेंटेटिव को भेजकर लोकतंत्र को सशक्त करने का तरीका है। द ट्रस्ट शुड बी अपहेल्ड, अपहेल्ड का मतलब अपहोल्ड की थर्ड फॉर्म है, क्योंकि शुड बी है, अपहेल्ड दे रखा है तो पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। ये जो विश्वास है इसको सपोर्ट किया जाना चाहिए, इस विश्वास को स्ट्रेंथन किया जाना चाहिए। अपहोल्ड का मतलब सपोर्ट करना, समर्थन करना होता है। तो ये तो फर्स्ट पैराग्राफ हो गया है। लाइक अधिक से अधिक संख्या में आप करें, अधिक से अधिक संख्या में लोगों तक पहुंचाएं। दूसरा सेशन हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, अवॉइडिंग अ स्लो डाउन, एक मंदी से बचना। स्लो डाउन मंदी, अवॉइड बचना। सेंट्रल बैंक्स आर रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ देयर पॉलिसीज, जो केंद्रीय बैंक हैं वो अपना जो निर्देश है, अपनी जो दिशा जो है अपनी पॉलिसीज की, वो बदल रहे हैं। रिवर्स का मतलब बिल्कुल विपरीत कर रहे हैं। डायरेक्शन ऑफ देयर पॉलिसीज, जो उनकी नीतियों की दिशा थी, जो नीति किसी और दिशा में जा रही थी, अब वो बिल्कुल उल्टे दिशा में जा रही हैं। इन ए सीमिंगली कोऑर्डिनेटेड बिड, सीमिंगली जो देखने पर लग रहा है, कोऑर्डिनेटेड का मतलब सहयोग से पूर्ण, बिड का मतलब प्रयास, अटेम्प्ट। रिपीट कर रहा हूं, सेंट्रल बैंक जो भी केंद्रीय बैंक हैं वो अपनी नीतियों की दिशा को बिल्कुल उल्टा ले रहे हैं। इन ए सीमिंगली कोऑर्डिनेटेड बिड, जो देखने पर लग रहा है कि एक कोऑर्डिनेटेड बिड है, आपसी सहयोग से किया गया प्रयास है। ओवर द लास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों से यूएस फेडरल रिजर्व चेयरमैन जेरोम पावेल हैज बीन ट्राइंग टू एले फियर्स। एले का मतलब होता है शांत करना, लिख लीजिएगा। एले का मतलब क्या है? पैसिफाई करना, शांत करना। एक एले की स्पेलिंग है ALLEY होती है। इस एले का मतलब होता है गली, इस एले का मतलब क्या होता है? गली। और ALLAY है, इसका मतलब होता है शांत करना। तो पिछले कुछ दिनों में यूएस फेडरल रिजर्व चेयरमैन, जो वहां का सेंट्रल बैंक है अमेरिका का, उसके जो चेयरमैन जेरोम पावेल है, वो प्रयास कर रहे हैं उन डर को शांत करने का, फियर्स को शांत करने का, दैट इट विल कंटिन्यू टू रेज इंटरेस्ट, कि डर व्याप्त है मार्केट में कि वहां का जो रिजर्व बैंक है, वहां का जो केंद्रीय बैंक है, वो इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएगा। रेज का मतलब बढ़ाना। नॉट विद स्टैंडिंग कंडीशंस इन द इकोनॉमी, नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब के बावजूद, जो अभी अर्थव्यवस्था की स्थिति है उसके बावजूद भी इंटरेस्ट रेट बढ़ाई जाएगी, उस डर को शांत करने का प्रयास कर रहे हैं जेरोम पावेल, जो कि वहां के चेयरमैन है फेडरल रिजर्व बैंक के। मैनी इंक्लूडिंग प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, बहुत सारे लोग जिसमें डोनाल्ड ट्रंप भी शामिल हैं। देखिए, इंक्लूडिंग अगर लग गया है तो अब डोनाल्ड ट्रंप को देखकर वर्ब नहीं लगानी है, आपको मैनी को देखकर लगानी है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप उसमें शामिल, लेकिन बहुत से लोगों ने ऐसा किया है, ये कहना चाह रहा है। तो मैनी इंक्लूडिंग डोनाल्ड ट्रंप, बहुत सारे लोग जिसमें डोनाल्ड ट्रंप भी शामिल हैं, हैव बीन क्वाइट क्रिटिकल ऑफ द फेड रेजिंग रेट्स। ये मतलब आलोचक रहे हैं, क्रिटिकल का मतलब यहाँ पे वो आलोचक रहे हैं, क्रिटिसाइज करने वाले रहे हैं
फेड मतलब फेडरल बैंक के द्वारा जो रेट वृद्धि की जा रही है, ब्याज दर बढ़ाई जा रही है, डेस्पाइट ए स्लोइंग इकोनॉमी, जो कमजोर होती हुई अर्थव्यवस्था है, मंद हो रही अर्थव्यवस्था है, उसके बावजूद भी एन इन्फ्लेशन स्टेइंग वेल बिलो इट्स ऑफिशियल टारगेट ऑफ 2%, और 2% का टारगेट रखा था इन्फ्लेशन का, मुद्रास्फीति का, महंगाई का, वो 2% से नीचे है। उसके बावजूद भी रेट बढ़ाने की जो बात है उसमें बहुत से लोग उसकी आलोचना करते रहे हैं, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप भी शामिल हैं। इनफैक्ट मैनी हैव आर्ग्यूड, वास्तव में बहुत से लोगों ने तो आर्ग्यूमेंट दिया है, ये तर्क रखा है, दैट द ग्रेजुअल बट परसिस्टेंट रेजिंग ऑफ रेट्स, कि धीरे धीरे, ग्रेजुअल का मतलब धीरे धीरे, बट परसिस्टेंट लेकिन लगातार, जो रेजिंग ऑफ इंटरेस्ट है, जो लगातार रेट को बढ़ाने का प्रोसेस है, मे बी द रीजन, यही वो कारण हो सकता है, बिहाइंड द स्लो डाउन इन द यूएस ग्रोथ, अमेरिका की ग्रोथ में जो स्लो डाउन है उसके पीछे, एंड द लैकलस्टर इन्फ्लेशन नंबर, लैकलस्टर का मतलब फीका पड़ जाना, चमक फीकी पड़ जाना, और जो इन्फ्लेशन नंबर्स है, जो 2% की बात कही थी, टारगेट रखा गया था इन्फ्लेशन का, महंगाई का, उसमें जो फीकापन है, चमक में कमी है, वो भी, उसका भी कारण यही है कि लगातार वहां पे इंटरेस्ट रेट बढ़ाई जा रही हैं। द अमेरिकन इकोनॉमी क्रिएटेड मेयर 20,000 जॉब्स इन फरवरी, अमेरिकन अर्थव्यवस्था ने, मेयर का मतलब होता है केवल 20,000 जॉब ही सृजित की है फरवरी में। द स्लोवेस्ट ग्रोथ इन जॉब्स इन वेल ओवर ए ईयर, तो सबसे कम वृद्धि है जॉब्स में एक साल में। एंड जीडीपी ग्रोथ इन द कमिंग क्वार्टर इज एक्सपेक्टेड टू स्लो कंसिडरेबली, और जो जीडीपी ग्रोथ है, जो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की जो ग्रोथ है, आने वाले तिमाही में इज एक्सपेक्टेड टू स्लो कंसिडरेबली, वो भी ऐसी आशा की जाती है कि वो भी कम रहेगी फ्रॉम द रेट ऑफ 3.4% इन द थर्ड क्वार्टर लास्ट ईयर, जो पिछले साल तीसरी तिमाही थी उसमें 3.4% था, उससे भी कम रहने की संभावना है। ऑन संडे हाउएवर मिस्टर पावेल टर्म्ड द करंट इंटरेस्ट रेट लेवल एज एप्रोप्रिएट, फिर भी संडे को मिस्टर पावेल के द्वारा एक स्टेटमेंट आया, उन्होंने टर्म का मतलब इस चीज को संज्ञा दी है, टर्म का मतलब, इसका मतलब इसे संज्ञा दी है, जो करंट इंटरेस्ट रेट है, जो वर्तमान में ब्याज दर का लेवल है, स्तर है, उसे उपयुक्त करार दिया है। एंड नोटेड दैट द फेड डज नॉट फील एनी हरी, और यह भी बताया है कि फेडरेशन बैंक को, जो केंद्रीय बैंक है, उसको इतना डज नॉट फील एनी हरी, कि इसमें कोई जल्दीबाजी उनको नहीं है, टू रेज रेट्स फर्दर, आगे रेट बढ़ाने के लिए उन्हें कोई जल्दीबाजी नहीं है। द फेड चेयरमैन रिमार्क्स, जो इस व्यक्ति के रिमार्क हैं, जेरम पावेल के जो रिमार्क्स, टिप्पणियां हैं, कम अराउंड द 10th एनिवर्सरी, वो तब आई जब 10वीं सालगिरह एनिवर्सरी मनाई जा रही थी ऑफ द हिस्टोरिक बुल मार्केट इन द यूएस स्टॉक्स, 10वीं सालगिरह, 10वीं एनिवर्सरी है बुल मार्केट इन यूएस स्टॉक्स, जो शेयर बाजार है वहां की, विच बिगेन इन मार्च 2009, जो शुरू हुआ था मार्च 2009 में, आफ्टर पॉलिसी रेट्स वर कट एग्रेसिवली, ये कब हुआ था शुरुआत, जब पॉलिसी रेट्स को बहुत आक्रामक तरीके से कटौती की गई थी, इन ऑर्डर टू फाइट द रिसेशन, किसके लिए किया गया था ऐसा, आर्थिक संकट से लड़ने के लिए, आर्थिक संकट का सामना करने के लिए। इन ऑर्डर टू एक निश्चित फ्रेज है, इसमें इन और टू लगेगा, ये फिक्स्ड प्रपोजिशन यहाँ पे है, इसका मतलब है इस ऐसा करने के उद्देश्य से। रिसेशन का मतलब आर्थिक संकट होता है। दिस मार्क्स अ सिग्निफिकेंट चेंज फ्रॉम मिस्टर पावेल्स हॉकिश पॉलिसी, हॉकिश, देखो दो तरह की पॉलिसीज होती हैं, एक होता है हॉकिश और दूसरी जो पॉलिसी होती है वो होता है डविश। एक तो पॉलिसी कौन सी, हॉकिश, और दूसरी पॉलिसी होती है डविश। हॉकिश जो शब्द है इसका मतलब तो होता है कि जो अग्रेसिव पॉलिसी है, और डविश पॉलिसी है इसका मतलब क्या है कि जो डिस्कशन या फिर कहें कि पीसफुल सॉल्यूशन को फोकस करती है वो पॉलिसी। तो डविश तो पीसफुल पॉलिसी है और ये अग्रेसिव है, आक्रामक है, ये दो तरह की पॉलिसीज होती हैं। तो दिस मार्क्स ए सिग्निफिकेंट चेंज फ्रॉम मिस्टर पावेल्स हॉकिश पॉलिसी, तो ये दिखाता है जो एक बदलाव, महत्वपूर्ण बदलाव आया मिस्टर पावेल की जो आक्रामक नीति, जो एक मनोवृत्ति है, स्टांस है, स्टांस का मतलब मनोवृत्ति होता है, सिंस टेकिंग ओवर लास्ट ईयर, पिछले साल जब से उन्होंने टेक ओवर किया है, जब से वो आए हैं तब से। बट राइट नाउ, लेकिन अब इट इज़ नॉट जस्ट द फेड, कि केवल फेडरेशन बैंक ही नहीं, दैट हैज़ पुट द ब्रेक्स ऑन द नॉर्मलाइजेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, कि केवल फेडरेशन बैंक ने ही, ऐसा नहीं है कि उन्होंने ब्रेक लगाए हैं मॉनेटरी पॉलिसी के नॉर्मलाइजेशन पर। मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति, नॉर्मलाइजेशन मतलब कहें कि मुख्य धारा में लेकर आना,
एक नॉर्मल करने का प्रोसेस है, उस पर ब्रेक लगाए हैं थ्रू ए ग्रेजुअल टाइटनिंग ऑफ शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट्स। जो अल्पकालिक इंटरेस्ट रेट्स हैं उनको ग्रेजुअल तरीके से, धीरे तरीके से टाइट करने के द्वारा एज इकोनॉमिक कंडीशंस इन यूरोप एंड एशिया बिगिन टू डिटीरियोरेट, जब अब आर्थिक स्थितियां जो यूरोप और एशिया में हैं वो शुरू हो गई हैं डिटीरियोरेट होना, डिटीरियोरेट का मतलब होता है विकृत होना, सेंट्रल बैंक्स हैव बीन क्विक टू टर्न मोर डविश। अब सेंट्रल बैंक जो हैं अब उन्होंने रुख हॉकिश से बदलकर कर लिया है डविश, मतलब अब वो चाह रहे हैं कि डिस्कशन से और पीसफुल टॉक से ये समस्याएं हल हो जाएं। यूरोपियन सेंट्रल बैंक प्रेसिडेंट मैरियो ड्रागी लास्ट वीक अनाउंस दैट रेट्स इन यूरोप विल बी केप्ट लो अंटिल नेक्स्ट ईयर। यूरोपियन सेंट्रल बैंक प्रेसिडेंट जो मारियो ड्रागी है उन्होंने पिछले वीक में अनाउंस किया कि जो रेट्स हैं यूरोप में वो रखी जाएंगी, विल बी कैप्ट रखी जाएंगी, पैसिव वॉइस है, लो कम रखी जाएंगी अंटिल नेक्स्ट ईयर, अगले साल तक। एन ऑफर टू लैंड चीपली टू यूरोपियन बैंक्स, और उन्होंने यूरोपियन बैंक्स को एक ऑफर भी दिया कि अब वो अगर पैसा उधार लेते हैं तो सस्ती दर पर उधार ले सकते हैं। द पीपल्स बैंक ऑफ चाइना हैज प्रोमिस्ड फर्दर मॉनेटरी स्टिमुलस मेजर्स। स्टिमुलस का मतलब होता है उत्प्रेरक, स्टिमुलस का प्लूरल अगर पूछा जाता है आपसे एग्जाम में तो यूएस को हटाकर आई जोड़ा जाता है, स्टिमुली। तो पीपल्स बैंक ऑफ चाइना है उसने प्रॉमिस किया है फर्दर मॉनेटरी स्टिमुलस मेजर्स कि वो आगे मौद्रिक नीतियों में सुधार किया जाएगा टू स्टेम द फॉल इन ग्रोथ, ताकि रोका जा सके। स्टेम का मतलब यहाँ पे रोकना है, चेक करना है, रोकना है। किस चीज़ को रोकना है? ग्रोथ में जो गिरावट आ रही है उसको रोकने के लिए। एंड द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज स्टार्टेड टू कट इंटरेस्ट रेट्स, और भारतीय रिजर्व बैंक ने भी दरों में कटौती करना शुरू कर दिया है एज ग्रोथ हैज स्लोड डाउन ईच सक्सेसिव क्वार्टर, क्योंकि हर एक के बाद एक, सक्सेसिव का मतलब एक के बाद एक, क्रमबद्ध रूप से तिमाही में दर कम होती जा रही है, ग्रोथ रेट कम होती जा रही है। इसको देखते हुए दरों में कटौती करना शुरू कर दिया है। दिस फिस्कल अहेड ऑफ द जनरल इलेक्शन, और इस वित्तीय वर्ष में भी इसके बाद में आम चुनाव हैं। इट शुड दस बी ऑब्वियस बाई नाउ, तो इसलिए ये चीज़ स्पष्ट हो जानी चाहिए अब तक दैट सेंट्रल बैंक्स अराउंड द वर्ल्ड, की पूरे विश्व भर के जो सेंट्रल बैंक्स है, केंद्रीय बैंक हैं, आर रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ देयर पॉलिसीज, वो अपनी नीतियों का दिशा है वो बदल रहे हैं। पहले उनकी अग्रेसिव पॉलिसी रहा करती थी, अब उनकी डविश पॉलिसी है। इन वॉट सीम्स टू बी अ कोऑर्डिनेटेड एफर्ट, इसको ऐसा लगता है देखकर कि ये एक मिला जुला सा प्रयास है टू अवॉइड ए ग्लोबल ग्रोथ स्लोडाउन, की वैश्विक आधार पर जो मंदी चल रही है, मंदी का रुख है, उससे बचा जा सके। द ब्रेक्स अप्लाइड टू द रेजिंग ऑफ इंटरेस्ट रेट, तो जो ब्रेक लगाए गए हैं इंटरेस्ट रेट के बढ़ाने पर बाय द फेडरेशन बैंक के द्वारा, अलाउज अदर सेंट्रल बैंक्स टू लोअर देयर ओन पॉलिसी रेट्स। अब ये और जो सेंट्रल बैंक्स हैं उनको भी अलाउ करता है कि वो अपनी पॉलिसी रेट्स जो हैं वो कम कर दें। एंड बूस्ट ग्रोथ विदाउट द फियर, और बिना किसी डर के ग्रोथ को बढ़ाएं। बूस्ट का मतलब बढ़ाना है। दैट वो फियर दैट डिसरप्टिव कैपिटल फ्लोज कुड रेक हैवोक ऑन देयर इकोनॉमीज। रीक हैवोक, ये याद रखिएगा, रीक हैवोक ऑन थी कैसा ही आता है। कई बार आपसे क्लोज टेस्ट में ऐसा प्रश्न पूछा गया है, तो ये एक आपको फ्रेज याद रखना। इसका मतलब कहर बरपाना होता है। डिसरप्टिव का मतलब होता है व्यवधानकारी, वो डर जो कि डिसरप्टिव कैपिटल फ्लोज, डर क्या है कि डिसरप्टिव कैपिटल फ्लोज हैं, जो पूंजी का फ्लो है, व्यवधानकारी जो कैपिटल का फ्लो है, कुड रीक हैवोक अपॉन ऑन, कुड का मतलब यहाँ पे पॉसिबिलिटी के लिए आया है कि वो कहर बरपा सकता है ऑन देयर इकोनॉमीज, उन अर्थव्यवस्थाओं पर। वाइल सच कोऑर्डिनेटेड मॉनेटरी पॉलिसी, जहां इस प्रकार की सहयोगपूर्ण मौद्रिक नीति है, कैन सर्टेनली प्रिवेंट स्लो डाउन्स, वो निश्चित रूप से मंदी को रोक सकती है। इट ऑल्सो रेजेस द रिस्क ऑफ एक्सटेंडेड पीरियड्स ऑफ लो इंटरेस्ट रेट्स, लेकिन ये साथ ही साथ इट ऑल्सो रेजेस द रिस्क ऑफ एक्सटेंड पीरियड्स ऑफ लो इंटरेस्ट रेट, जो लो इंटरेस्ट रेट का जो अवधि होनी चाहिए उसको बढ़ा भी सकती है ये, लीडिंग टू मोर डिस्ट्रक्टिव बबल्स, हो सकता है कि अधिक विनाशात्मक परिणाम निकल कर आए। बबल वैसे बुलबुले होता है, लेकिन ये यहाँ पे एक सिचुएशन है, गुड और फॉर्चुनेट सिचुएशन को बोलते हैं वैसे तो, जो कि आइसोलेटेड होती है रियलिटी से, या अनलाइकली टू लास्ट, या फिर ऐसा लगता है कि संभव नहीं है, अनलाइकली है कि लंबे समय तक चलेगा, रियलिटी से दूर होता है। और अगर ऐसा हो जाए कि लंबे समय तक ये ब्याज दर कम रह जाएं, स्लो डाउन से स्ट्रगल करने के लिए या फाइट करने के लिए, तो फिर हो सकता है कि ये अधिक विनाशकारी परिणाम लेकर आ जाएं।
जो रियलिटी से दूर हैं वो परिणाम लेकर आ जाएं। तो ये हमारा 12 मार्च का एडिटोरियल सेशन हमने कंप्लीट किया है। अब इसे आप अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए और जितने भी स्टूडेंट्स आप सब देख रहे हैं वो लाइक करके ही जाइएगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस सेशन। सी यू टुमारो विद अ न्यू एडिटोरियल सेशन। टिल देन, गुड बाय। थैंक यू।